नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं वक्त कहानी की क्राइम चैनल पे। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये कहानी आपको मोटिवेशन तो जरूर देगी ही देगी और आपको उसके साथ साथ ये भी बताएगी कि किसी भी एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे की जो स्ट्रगल है वो किस तरह से हो सकती है, कितना डिफिकल्ट हो सकता है। दोस्तों, हम सबसे पहले कहानी आपको सुनाते हैं, बाकी की बातें हम आखिरी में करेंगे। दोस्तों, अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर एक जवान लड़का अकेला खड़ा था। चेहरे पर हजारों सपनों का बोझ था, लेकिन जेब में थे सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए। इस लड़के के माँ बाप अब इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके थे। कोई पहचान नहीं, कोई सहारा नहीं, बस एक उम्मीद कुछ बड़ा करने का। लेकिन कौन सोच सकता था कि एक कमजोर सा दिखने वाला यह लड़का एक दिन बॉलीवुड का बादशाह बनेगा और एशिया का सबसे बड़ा एक्टर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंड शाहरुख खान की। आप में से ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि शाहरुख खान ने ये सारा पैसा अपने फिल्मी कैरियर से बनाया है, लेकिन आप गलत हैं। असलियत में ये शाहरुख खान फिल्मों के लिए कोई फीस चार्ज करते ही नहीं है। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह कमाई आती कहां से है। इसका जवाब है दोस्तों, बिजनेस। शाहरुख खान एक ब्रिलियंट एक्टर होने के साथ साथ एक जीनियस बिजनेसमैन भी है, लेकिन यह सफर काफी मुश्किल भरा रहा है, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने जो भी बिजनेस किया वो सारे फ्लॉप हुए। आईपीएल की टीम खरीदी तो 3 साल तक उनको हार मिली और फिल्म प्रोडक्शन में तो करोड़ों करोड़ों का उनका नुकसान हो गया। लेकिन आज वही इंसान अरबों का मालिक बन चुका है। आज की इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम एक्टर शाहरुख खान नहीं, बल्कि एक्टर के अलावे जो उनके ऊपर टैग है, बिजनेसमैन शाहरुख खान की हम बात करने वाले हैं। कैसे उन्होंने अपने हर फेलियर से सीखा और कौन कौन सा बिजनेस किया जिससे वो आज इतने अमीर बन चुके हैं। मुंबई का रेलवे स्टेशन, जहां रात के अंधेरे में एक लड़का अकेला खड़ा था। उनके चेहरे पर थकान भी थी और उम्मीद भी कि इस अनजान शहर में न तो कोई उनकी जान पहचान का है और ना ही उनका कोई सहारा है। बस मन में एक सपना है बॉलीवुड का हीरो बनने का। यह लड़का शाहरुख खान था, जो दिल्ली की गलियों से निकलकर इस माया नगरी में अपनी पहचान को कायम करने के लिए आया था। शाहरुख खान हमेशा से ही कुछ बड़ा करने की सोच रखते थे, लेकिन उससे पहले ही जिंदगी ने उन्हें एक के बाद एक कई ऐसे झटके दिए। पहले पिता का साया सिर से उठ गया, क्योंकि परिवार बहुत बड़ा था, ज्यादा अमीर नहीं था, फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए घर की पूरी जिम्मेदारी उनके माँ के ऊपर आ गई। लेकिन माँ ने भी कभी हिम्मत नहीं हारी। वो चाहती थी कि उनका बेटा कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा करे कि जिससे वो दुनिया में अपना नाम बनाए। अब शाहरुख खान पढ़ाई में तो ठीक ठाक थे ही, लेकिन उन्हें असली लगाव थिएटर से था। इसीलिए वो कॉलेज के ड्रामा क्लब में खूब परफॉर्म किया करते थे, पर जुनून अभी स्टेज तक ही सीमित था या बड़े पर्दे तक नहीं पहुंचा था। अभी वो अपने बारे में सोच ही रहे थे कि जिंदगी ने उन्हें दूसरा सबसे बड़ा झटका दे दिया। तो वो ये थी कि उनकी माँ भी इस दुनिया से चल बसी। शायद यही वो मूवमेंट था जिसने शाहरुख खान को पूरी तरीके से बदल दिया। अब उन्हें किसी भी हाल में अपनी माँ का वो अधूरा सपना को पूरा करना था। इसीलिए बस एक बैग उठाया, जेब में 1500 रुपए लिए। लेकिन यह शहर हर नए इंसान को परखता आया है। ये शुरुओं से सदियों का इतिहास है। यहाँ आते ही समझ आ गया कि नाम कमाने के लिए कितनी ठोकरें खानी पड़ेगी। उसके पास न रहने की कोई जगह थी और ना ही काम करने की कोई पहचान बनाने का कोई जरिया। दोस्तों की मदद से कुछ महीनों तक गुजारा किया, लेकिन स्ट्रगल चलता रहा। सैकड़ों ऑडिशन दिए, लेकिन एक के बाद एक सारे रिजेक्ट हो गए। उन्हें कई बार तो ऐसा लगा कि वापस दिल्ली लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर माँ की वो कही बात याद आ जाती थी। शाहरुख खान के लिए एक मुश्किल भरा वक्त था, लेकिन जब भी कोई सपना सच होने वाला होता है तो एक न एक दिन आपके दरवाजे खुल ही जाते हैं। आखिरकार उन्हें भी उनका पहला ब्रेक मिला, लेकिन फिल्मों में नहीं, बल्कि टीवी सीरियल में। फौजी नाम के एक शो में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे करके उनकी पहचान बनने लगी। लेकिन दुनिया में नाम कमाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। इसीलिए शाहरुख खान बड़े पर्दे पर आने की कोशिश में लगे थे और फिर आखिरकार वो दिन आया। 1992 में शाहरुख खान को उनकी पहली फिल्म मिलती है, दीवाना। यह फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई एंड पहले ही फिल्म से शाहरुख खान ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। दीवाना की जबरदस्त सक्सेस के बाद उन्हें एक के बाद एक नई फिल्मों से ऑफर आने लगे। डर और बाजीगर में तो उन्होंने ग्रे सूट वाला रोल किया
और उस दौर में एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि वो वक्त ऐसा समझा जाता था कि जो एक बार विलन बन जाता है वो कभी दोबारा हीरो नहीं बन सकता है। लेकिन शाहरुख खान ने इस सोच को ही पूरी तरीके से बदल दिया। इसके बाद 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसे हम डीडीएलजे के नाम से जानते हैं। यह फिल्म उनकी कैरियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया और यह फिल्म सिर्फ सुपरहिट नहीं हुई बल्कि एक कल्ट क्लासिक बन गई। अब इस फिल्म की बदौलत शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस का टैग मिल गया और इसके बाद दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्मों ने उन्हें उस वक्त का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। अब शाहरुख खान सिर्फ एक स्टार नहीं थे बल्कि वो एक आइकॉन बन चुके थे। लेकिन यह सक्सेस जितनी खूबसूरत लग रही थी उतनी ही खतरनाक भी थी, क्योंकि अब उनके अंदर एक ऐसा डर बैठ चुका था कि अगर यह सब कुछ छिन गया तो आगे क्या होगा। असल में शाहरुख खान ने कई बड़े बड़े सुपरस्टार को अपने कैरियर के पीक से गिरते देखा है और यही डर उनके दिमाग में भी बैठ चुका था। यह इंडस्ट्री किसी की इंतजार नहीं करती है, जो हिट है वही फिट है और जैसे ही फिल्में फ्लॉप्स होना शुरू होती है स्टारडम गायब हो जाती है। शाहरुख खान को यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी। उन्हें पता था कि सिर्फ एक्टिंग पे डिपेंड रहना सही नहीं होगा। उन्होंने अपने परिवार के लिए एक सेफ फ्यूचर चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि अब वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन भी बनेंगे। और इसी सोच के साथ उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन के बिजनेस में कदम रखने का फैसला लिया। ये साल था 1999, जब उन्होंने अपनी पहली प्रोडक्शन फिल्म ड्रीम अनलिमिटेड की शुरुआत की और इस फिल्म ने उनके साथ जूही चावला, जय मेहता और डायरेक्टर अजीज मिर्जा भी पार्टनर थे, यानी चार लोगों का ग्रुप मिलकर के एक कंपनी खोला था। ड्रीम अनलिमिटेड का जो पहला प्रोजेक्ट था वो था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और इस फिल्म में शाहरुख खान खुद लीड रोल में थे और उन्होंने इसे एक नए स्टाइल में बनाने की कोशिश की। यह फिल्म इंडियन मीडिया में और पॉलिटिक्स को तंज कसती थी, जिसे आम मसालों में फिल्मों से काफी अलग बनाया गया था। लेकिन शायद उस दौर की ऑडियंस इस तरह की फिल्में देखने को तैयार नहीं थी, इसीलिए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई। अब पहला झटका तो लग ही चुका था, लेकिन शाहरुख खान ने हार नहीं मानी। उन्होंने ड्रीम्स अनलिमिटेड के तहत एक और फिल्म बनाने का फैसला किया जिसका नाम था अशोका। यह फिल्म उनकी अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। बड़े बड़े सेट, दमदार कहानी और शानदार विजुअल का यूज शाहरुख खान ने इस फिल्म में सम्राट अशोक का किरदार निभाया और इसे उन्हें अब तक के सबसे चैलेंजिंग रोल्स में से एक माना गया। लेकिन इस फिल्म का भी वही हाल हुआ जो अब तक हो चुका था। फिल्में रिलीज तो हुई लेकिन फ्लॉप हो गई। दूसरी फ्लॉप फिल्म से ड्रीम्स अनलिमिटेड को एक और बहुत बड़ा झटका लगा। शाहरुख खान और उनके पार्टनर्स के करोड़ों रुपए डूब चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कंपनी को एक और मौका देने का फैसला किया और इस बार उन्होंने चलते चलते नाम की एक फिल्म प्रोड्यूस की। चलते चलते टाइटल था। हालांकि यह फिल्म हिट तो रही, लेकिन यह इतना भी कुछ खास कमाई नहीं कर पाई। पिछले 2 फिल्मों के नुकसान की भरपाई की जा सके, यह कंपनी अब तो घाटे में जा ही चुकी थी और उनके पार्टनर्स जूही चावला और जय मेहता अब इस बिजनेस को और आगे नहीं ले जाना चाहते थे। यह शाहरुख खान के करियर की पहली हार थी, लेकिन इस हार से उन्होंने एक बड़ी सीख ली कि अगर बिजनेस में सफल होना है तो उसे पूरे प्लानिंग के साथ करना होगा। वह समझ गए थे कि ड्रीम्स अनलिमिटेड में उनकी सबसे बड़ी गलती सही टीम को न चुनना था और साथ ही उन्होंने फिल्म के प्रमोशन पर भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। अब वह यही गलती रिपीट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तय कर लिया कि वह इस बार इस कंपनी को एक नए सिरे से और एक नए नाम के साथ लॉन्च करेंगे और इस बार उन्हें किसी की साथ की जरूरत नहीं है। इसी तरह साल 2003 में उन्होंने अपनी कंपनी को दोबारा लॉन्च किया और इस बार नाम रखा गया रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट। शाहरुख खान की इस नई कंपनी का पहला प्रोजेक्ट था मैं हूं ना और यह फिल्म पूरी तरीके से मसाला एंटरटेनर थी, जिसे बड़े बड़े स्केल पर प्रमोट किया गया और साथ ही साथ इसका म्यूजिक, एक्शन, ड्रामा सब कुछ परफेक्ट रखा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि यह फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई और इस सक्सेस के साथ ही रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की अब इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुका था। लेकिन उनका असली टेस्ट अभी भी बाकी था। साल 2007 में शाहरुख खान ने ओम शांति ओम के साथ एक और बड़ा दांव खेला और उस वक्त की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। जैसे कि उम्मीद थी
कि इस फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना धमाल मचा दिया। बजट था 40 करोड़ का और कमाई हुई थी 150 करोड़ से ज्यादा की। शाहरुख खान ने अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी यह उनकी फिल्म। इस फिल्म ने रेड चिलीज को बॉलीवुड के टॉप प्रोडक्शन हाउस में शामिल कर लिया और वो नहीं चाहते थे, रुकने पे भी नहीं रुके। उन्होंने रेड चिलीज के वीएफएक्स डिपार्टमेंट को भी बड़े स्केल पर स्टार्ट किया और देखते ही देखते यह बॉलीवुड के सबसे बड़े वीएफएक्स स्टूडियो में से एक बन गया। आज बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में जैसे रावण, क्रिस 3, भूल भुलैया 2 और जीरो रेड चिलीज वीएफएक्स की मदद से ही तैयार की गई थी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहां भी कुछ मुश्किलें आई। रेड चिलीज की कुछ फिल्मों ने जबरदस्त कमाई तो की, तो वहीं कुछ फिल्मों ने नुकसान भी झेला। उन्हीं में से एक थी रावण, जो कि एक हाईएस्ट बजट की प्रोजेक्ट थी, लेकिन उन्हें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा कि उन्हें उम्मीद थी। तो इस तरह डियर जिंदगी, जब हैरी विद द मेट, सर्जर, रईस और जीरो भी शाहरुख खान के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। लेकिन शाहरुख खान हार मानने वालों में से कहां थे। उन्होंने अपनी कंपनी को एक नए तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया। दोस्तों, रेड चिलीज अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट, वेब सीरीज और डिजिटल कंटेंट जैसी सर्विसेज को भी देने लगी। लेकिन एक चीज शाहरुख खान को अभी भी परेशान कर रही थी, वह यह कि फिल्म प्रोडक्शन का बिजनेस बहुत रिस्की होता है। फिल्में हिट भी होती है और फ्लॉप भी होती है, सुपर हिट भी होती है, फिल्में करोड़ों रुपए कमा भी सकती है, लेकिन एक फ्लॉप फिल्म करोड़ों रुपए डुबा भी सकती है। शाहरुख यह समझ चुके थे कि अगर उनका पूरा बिजनेस मॉडल सिर्फ और सिर्फ फिल्मों पर डिपेंड रहा तो एक न एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। इसीलिए अब उन्हें ऐसे बिजनेसमैन की तलाश थी जो फिल्म इंडस्ट्री से अलग हो। और फिर उन्हें क्या था, फिर उसके सामने एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिखा जिसका नाम था आईपीएल। यह साल था 2008, जब भारत में पहली बार आईपीएल की शुरुआत होने वाली थी। यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि क्रिकेट और ग्लैमर का सबसे बड़ा कॉकटेल था। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और बॉलीवुड स्टार्स भी दिलचस्पी दिखा रहे थे, मगर शाहरुख खान ने तेजी दिखाते हुए जूही चावला और जय मेहता के साथ अपनी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के अंदर एक आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स केआरके को उम्मीद रख लिया, खरीद लिया। उनकी अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महंगी इन्वेस्टमेंट थी, जहां इस टीम को खरीदने के लिए उन्हें करीब 300 रुपए खर्च किए। पहले सीजन में केकेआर को लेकर के क्रेज बहुत ज्यादा था, टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी थे और शानदार प्रमोशन किया गया था। लेकिन असली खेल तो मैदान में होता है और यहीं पर केकेआर का बुरा वक्त शुरू हो गया। दरअसल पहले के 3 साल 2008, 2009 और 2010 तीनों सीजन में टीम की हालत बेहद खराब रही। मैच हारने की झड़ी लग गई। इस तरह से शाहरुख खान की जिंदगी में दोबारा से एक बार डाउनफॉल होना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जब कहते हैं ना कि कोई भी इंसान के ऊपर जब ऊपर वाला का हाथ हो तो उनका कमबैक होना किसी के बस का रोकना नहीं होता है। और ठीक उसी प्रकार से साल 2011 के बाद से जब शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर ने जब कमबैक किया, उसके साथ साथ शाहरुख खान ने अपनी रेड चिली प्रोडक्शन को भी दोबारा से कमबैक किया। तो दोस्तों, वो 2011 का दिन था और आज 2025 का दिन है। शाहरुख खान की नेटवर्थ 7,300 करोड़ रुपए से भी ऊपर का है अभी फिलहाल में। तो दोस्तों, यही थी शाहरुख खान के स्ट्रगल की पूरी लाइफ, शाहरुख खान की पूरी जीवनी कह सकते हैं, बायोग्राफी कह सकते हैं कि शाहरुख खान एक गरीब परिवार का लड़का 1500 रुपए लेकर के मुंबई पहुंचा लोकल ट्रेन से, और वहां आज मुंबई ही पूरा कह सकते हैं कि पूरी मुंबई पर वो राज करता है। शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जो कि बहुत पहले का इंटरव्यू है, कि जब वो मुंबई पहुंचे थे, उन्हीं दौरान जब स्ट्रगल के दौरान वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठ करके गप्पे सप्पे लड़ाया करते थे, तो उनके जुबान से एक बार निकल गया था कि दोस्त, एक न एक दिन इस पूरे मुंबई नगरी पर राज करेंगे। दोस्तों, आज सब रिजल्ट आपके सामने है। आप खुद कह सकते हैं जो बात शाहरुख खान आज से 15-20 साल पहले कही थी अपने दोस्तों के बीच में बैठ करके, सिर्फ एक या दो दोस्तों के बीच में बैठ करके, वो चीजें आज हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के साथ साथ पूरे दुनिया के 8 बिलियन लोग भी वही लाइन को दोहराते हैं कि शाहरुख खान ने अपनी सक्सेस पा लिया। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली कहानी में अगले किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें अलविदा कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।